चाहे कुकिंग करना हो या फिर सिलाई करना, कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे होते हैं वो उतना अच्छा नहीं बन पाता जो हमने सोचा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के साथ कुछ अपने टिप्स और आइडियाज शेयर करते हैं अपने मन माफिक आउटपुट के लिए। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी 30 टिप्स जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ अपनी सिलाई के काम में। तो अगर आप बिगनर हैं तो भी ये सारी टिप्स आपके बहुत काम आने वाली हैं, और ये सारी टिप्स मैं आपको डेमो के साथ बताऊंगी कि किस तरह से इन छोटी छोटी बातों से आप भी कोई भी चीज बनाए ना, वो बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ बनेगी। सबसे पहली चीज़ है कि जब कभी भी आप सिलाई करें तो सारी चीज़ें अपने आसपास रखें, चाहे वो सिलाई का कोई भी सामान हो, लेस हो, बटन्स हो। इससे क्या होता है, जब हम बनाते रहते हैं तो उसी वक्त उन चीज़ों को देखकर हमें आइडिया मिलता रहता है कि हमारा आउटपुट कैसा जाएगा। और इसी के साथ साथ जो भी आपकी शटल या बॉबिन्स वगैरह हैं उन सबको फिल करके ज़रूर रखिए, और हमेशा मैं इनको पहले से ही भरकर रखती हूँ अलग अलग कलर्स में। और एक जो है सिलाई की किट हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो आपने कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाई हुई हो या प्लास्टिक की, आजकल बहुत सारी मार्केट में आती हैं। और इसमें छोटा छोटा जो भी सिलाई का सामान है वो ज़रूर होना चाहिए, और इसे हमेशा इसमें कुछ चीज़ें आप एड ऑन करिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सिलाई का शौक़ है। मेरे पास अलग अलग तरीके की बहुत ढेर सारी सिलाई की किट हैं। हमारे पास होने चाहिए थ्रेड यानी सिलाई के धागे, और उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और अगर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बीच में इनमें गांठें आती हैं जिससे बार बार मशीन में धागा टूटता है, और जब आप इन चीज़ों को उधेड़ते हो ना तो भी प्रॉपर नहीं हो पाती हैं। और हाँ, एक बड़ी वाइट रील ज़रूर रखिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मेरे बहुत काम आती है वो होती है फैब्रिक का सिलेक्शन करना, यानी किस तरह के कपड़े पे हमें क्या सिलना है। और इसमें मुझे बहुत ढेर सारा टाइम लगता है, और जो मेरी सिलाई के कपड़ों की एक अलमीरा है ना, वो पूरी बाहर आ जाती है जब मैं सिलेक्ट करती हूँ, क्योंकि हमारा पूरा आउटपुट डिपेंड करता है कि हम किस तरह का फैब्रिक चुन रहे हैं। और इसके साथ साथ कलर का सिलेक्शन करना, जिसमें कि अगेन बहुत टाइम लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि कंट्रास्ट कलर अच्छे लगेंगे, तो कंट्रास्ट कलर हमेशा सेम फैब्रिक में रखिए। और अगर आप सेम कलर की भी कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो भी बहुत सूदिंग और आई कैचिंग लगती है। तो कलर्स को लेके थोड़ा सा प्ले करना हमें सीखना पड़ता है, और ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम गलतियों से ही सीखते हैं। और कभी भी जो छोटे छोटे से पीसेस होते हैं ना कपड़ों के, उनको ना फेंकें। जैसे ये मेरे लड्डू गोपाल की पुरानी ड्रेसेस हैं, इनसे मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा पर्स बनाना सिखाया था। छोटे छोटे फैब्रिक्स को जोड़ लीजिए और उन पे प्रेस कर लीजिए, और उससे एक बड़ा फैब्रिक तैयार कर लीजिए। ये इतना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कि ये प्रिंट हमने कहाँ से लिया। और इस तरह से इन सारी जो भी ड्रेसेस थी, इनसे मैंने एक पर्स बनाया था जो अभी भी मेरे पर्स में पड़ा हुआ है, जिसमें मेरे ATM कार्ड्स, थोड़ा बहुत कैश इस तरह से मैं रखती हूँ। तो देखिए ये इतना सुंदर लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये कुछ पुराने और बचे हुए कपड़े के टुकड़ों से मैंने इसको बनाया है। तो हमेशा अपना हाथ साफ करिए कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर। जब कभी भी हम कोई भी कपड़ा कट करते हैं तो हमारे पास एक सही नाप का मेजरिंग टेप होना चाहिए, और अगर लकड़ी का रूलर या स्केल हो तो मज़े ही आ जाते हैं, क्योंकि इससे आप सीधी लाइन खींच सकते हैं। और ये एक देखिए बेंड होने वाला बहुत अच्छा एक मेजरिंग टेप टाइप होता है, जिससे आप बहुत अलग अलग तरीके की शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत काम आती है क्योंकि इससे बहुत सारे डिज़ाइंस भी बन जाते हैं। हमेशा मार्किंग करना कपड़े में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको सही आउटपुट चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और मेरी तो आदत है कि मैं कपड़ा काटने से पहले आज भी मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नाप के मार्क करती हूँ। और इस मार्किंग के लिए हमें अलग अलग तरीके की चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे आपके पास अगर पेन है तो वो भी चल जाते हैं। कुछ ऐसे पेन आते हैं जिनको कि आप जैसे ही वॉश करते हैं उनके निशान चले जाते हैं, या कलरफुल पेंसिल्स आती हैं, चौक आती हैं, और इरेजर
इरेजर वाले पेन तो मैंने आपको बता ही दिए। और उसके बाद मार्क करने के बाद ही आपको कपड़ा कट करना है और बिल्कुल एक रूलर से सीधी लाइन खींचकर ही कट करिए, क्योंकि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं और जो कपड़े की कटिंग होती है उसको हम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। और जब आप कपड़े की कटिंग करें तो एक चीज जरूर ध्यान रखें कि चारों तरफ से नाप कर आप उसे इस तरह से काटें कि आप कपड़े का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। कई बार हम अपनी छोटी सी गलती से बहुत सारा कपड़ा खराब कर देते हैं। और हाँ, कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती से कोई कपड़ा कट भी गया है तो उसके पीस को संभाल के रख लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जोड़कर ये बहुत काम आता है। और कपड़े की कटिंग करें और हमारे पास एक बिल्कुल शार्प कैंची ना हो तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। तो देखिए, कैंची का शार्प होना बहुत ज़रूरी है, इससे प्रॉपर कटिंग नहीं तो नहीं हो पाती है, कपड़ा खिंचता है और जो भी आप काटते हैं वहाँ से धागे निकल आते हैं। जो ब्रास की कैंची आती हैं, लोहे की कैंची आती हैं, यही मैं अपने पास रखती हूँ। ये काफ़ी हैवी होती हैं और इनसे बिल्कुल प्रॉपर हम कटिंग कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये मेरे इस वाले फैब्रिक में सितारे लगे हुए हैं, तब भी मेरी इस कैंची से बिल्कुल प्रॉपरली शार्प, बिल्कुल फाइन तरीके से ये फैब्रिक कट हो गया। और अब देखिए, कोई भी शॉर्टकट हमें नहीं लेना चाहिए किसी भी काम को करने में। जैसे मेरी पुरानी आदत है, कुशन सिलने के लिए मैं बैक साइड में 2 फैब्रिक इस तरह से रखती हूँ, तो हमेशा मैं आंख बंद करके कटिंग कर लेती हूँ। तो कोई शॉर्टकट नहीं, जिस चीज़ पे आपको कॉन्फिडेंस है उसको ही यूज़ करिए। और इसी के साथ साथ अगर आपको कपड़े का लुक बहुत अच्छा निकालना है तो लाइनिंग का ध्यान रखिए। जैसे खासकर नेट का कपड़ा हुआ या लाइट कलर के कोई फैब्रिक हुए, उनके लिए लाइनिंग को चूज़ करते टाइम कोई भी कपड़े जो आपके पास हो, चाहे वो बेडशीट हो, कोई सूट का कपड़ा हो, कुछ भी रख के पहले देखिए खरीदने से पहले, और उसके ऊपर इस नेट के फैब्रिक को रख के देखिए। देखिए, मैंने 3 कलर में इसको रखा है और तीनों कलर में ही जो इसका आउटपुट आएगा या इसका जो अपीयरेंस आ रहा है वो बिल्कुल अलग आ रहा है। तो इस तरह से जब तक हम रख के नहीं देखते हैं, हमें अंदाजा ही नहीं होता है कि कपड़ा का जो लुक आएगा बनने के बाद वो कैसा आएगा। यानी फैब्रिक का सिलेक्शन, चाहे वो लाइनिंग हो या प्लेन फैब्रिक हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ साथ कभी कभी जो हमारे पतले फैब्रिक होते हैं जो कि नेट के नहीं होते, उनके नीचे भी हमें लाइनिंग लगानी चाहिए। इससे उनका लुक और भी हैवी और अच्छा आता है। मैं अपने 90% चीज़ों में लाइनिंग ज़रूर लगाती हूँ। और हाँ, लाइनिंग लगाने से पहले हमें ये तो चेक करना है कि कौन सी वाली लाइनिंग अच्छी निकलेगी। देखिए, इसके नीचे मैंने बेज कलर का और वाइट कलर का फैब्रिक रखा और दोनों में अंतर आप खुद ही देख लीजिए। कपड़े को कटिंग करनी हो या सिलना हो, बिना पिंस के मेरा काम बिल्कुल नहीं चलता, जबकि सिलते हुए मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो कटिंग करने से पहले भी कई बार कपड़ा सरकता है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके की क्लिप्स और ये पिंस आती हैं, इनको ज़रूर रखिए। और ये आपको किसी भी सिलाई की शॉप पे मिल जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे जब आप कपड़े की कटिंग करते हैं ना, तो कटिंग होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट और क्लीन लुक आता है। और इसके बाद एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है अपनी मशीन को समझना। मैंने ये पतली पट्टियाँ काटी थी फ्रिल बनाने के लिए, लेकिन इन कपड़े पे ना सितारे लगे हुए थे। मुझे साइड में करनी थी पीको। मैंने पीको का फुट लगाया जो कि मेरे पास अपनी इस ऑटोमेटिक मशीन का है, बिल्कुल प्रॉपरली लगाया। सारी मार्किंग वगैरह मैंने सेट करी, सिलेक्टर हुआ या जो भी हमारी टेंशन हुई वो सब हमने लेंथ वगैरह प्रॉपरली सेट करी। लेकिन जैसे ही मैं सिलने बैठी, जो इसमें सितारे लगे हुए हैं उसकी वजह से इसमें पीको नहीं हो पाई। हम इसी तरीके से लेसन सीखते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो अपनी मशीन और उसके काम को देखिए, पहले ज़रूर पहचानें। सिलाई मशीन की अगर आप ऑयलिंग नहीं करेंगे या उसे सही से सर्विस नहीं कराएंगे तो कभी भी वो सही से चलेगी ही नहीं, और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो या तो इस चीज़ को खुद सीखिए, और अगर आपकी मशीन नई है और उसकी सर्विस ड्यू है तो टाइम टाइम पे उसमें सर्विस ज़रूर कराइए। मशीन में ऑयल डाल के इसे धूप में रखिए, देखिएगा मशीन इतनी हल्की चलती है कि क्या कहने, और जितनी पुरानी होगी उतना तो मज़ा आ ही जाएगा।
और इसी के साथ साथ एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ही हम कपड़े को कट करना शुरू करते हैं तो कई बार हमारी शेप सही नहीं आती है, तो अपना एक टेम्पलेट बनाइए। ज़्यादातर ऐसा होता है, कोई भी अगर मुझे फिगर बनाना होता है तो मैं न्यूज़पेपर पर उसको कट करने के बाद ही कट करती हूँ मेन फैब्रिक को। इस तरह से डिज़ाइन जो आता है बिल्कुल परफेक्ट आता है, वरना जब ये बन जाता है ना तो सिलने के बाद आपको ये सब टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप क्विल्टिंग वगैरह भी करते हैं तो उसकी टेम्पलेट्स कार्डबोर्ड बॉक्स से बना के रख लीजिए और उसके बाद क्विल्टिंग करिए। देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट फिनिश आएगी और ऐसा लगेगा जैसे ये सारी चीज़ें आपने मार्केट से खरीदी हैं। तो काटने से पहले हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। फ्रिल बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जिनमें फ्रिल वगैरह लगी होती है। तो टिश्यू का फैब्रिक हुआ, नेट का फैब्रिक हुआ या थोड़ा सा कड़क फैब्रिक हुआ, उसकी फ्रिल हमेशा अच्छी लगती है। अगर आप मुलायम कपड़े का यूज़ कर रहे हैं तो छोटी फ्रिल बनाइए, बड़े फ्रिल के लिए इन्हीं कपड़ों का यूज़ करिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मशीन के साथ बहुत सारे फुट आए हैं और तकरीबन मैंने वो सारे खरीद रखे हैं। चाहे वो ऑटोमेटिक मशीन हो या सिंपल मशीन हो, सबको यूज़ करना हमें सीखना होता है। जैसे अब मुझे इस अपनी जो मैंने ये फ्रिल बनाई है, इसको मुझे इसमें गैदरिंग डालनी है या ये फ्रिल डालनी है, तो इसका फुट अब मुझे यूज़ करना बहुत आसान लगने लगा है। सब लोग ऑटोमेटिक मशीन इसलिए नहीं खरीदते कि इसे यूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अगर आप किसी भी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारी चीजें आप सीख जाएंगे। और जब भी मैं अपनी ये सिलाई मशीन रखती हूं तो कोई ना कोई एक फुट को जरूर प्रैक्टिस करती हूं ताकि वो मैं सीख जाऊं। कई बार हम चीज़ें बनाते हैं, अगर हम बिगनर होते हैं और उसमें हम बहुत सारी कोई सुंदर कढ़ाई वगैरह नहीं कर पाते, पैच नहीं लगा पाते, तो आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड मिलती हैं। तो आप इस तरह के फैब्रिक पैचेस ले सकते हैं जिन्हें कि प्रेस की मदद से बहुत आराम से आप लगा सकते हैं। ये छूटते भी नहीं हैं। लेकिन अगर आप इन पैचेस को अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं मशीन से, तो आप साइड में बिल्कुल हल्की सी आप सिलाई से भी, हाथ की सिलाई से भी इसको लगा सकते हैं। इन छोटी छोटी डिटेलिंग से जो आपका आउटपुट बनता है वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपने मार्केट से खरीदा है। जैसे मैंने ये पहले एक कर्टेन्स बनाए थे जो आजकल मेरे बाथरूम में लगे हुए हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक क्वेश्चन आता है पेस्टिंग और बुकरम में क्या अंतर है। देखिए, बुकरम आता है जिसे आप सिलाई से किसी भी कपड़े में अटैच कर सकते हैं और वो कपड़ा काफ़ी थिक हो जाता है, कड़क हो जाता है। इसे आपको सिलना पड़ता है, जबकि जो पेस्टिंग आती है इसके एक साइड में कुछ आपको चिकना सा लगेगा और इसको आपको कपड़े के ऊपर रखना पड़ता है, प्रेस चलानी पड़ती है। मतलब इसके ऊपर कपड़ा रखिए आप और उसके बाद प्रेस चलाइए। देखिए, जैसे जो चिकना वाला साइड है इसी के ऊपर मैं कपड़े को रखूंगी और प्रेस से इसे जो है अच्छे से दबाऊंगी, जिससे ये कपड़ा बिल्कुल बढ़िया तरह से पेस्टिंग में चिपक जाता है। और आप अगर इसका आउटपुट देखोगे ना, इतना फाइन ये लगता है कि आप इसके फैन हो जाओगे। बहुत सारी जब हम सिलाई करते हैं तो बारीक सिलाई जहाँ पे करनी होती है वहाँ से कपड़ा बार बार हटता है और फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो इस काम के लिए आप एक फेवी बॉन्ड अपने पास रखिए और कपड़े को ना पहले चिपका लीजिए और उसके बाद आप सिलाई करिए। तो जैसे मुझे इसमें बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई करनी है तो मैंने इसे देखिए पूरा चिपका लिया है और अब सिलाई करूँगी तो ये बिल्कुल फाइन लुक इसमें से क्रिएट होगा। जब कभी भी हम कोई बड़ी चादर वगैरह बनाते हैं, खासकर फोम की, तो इतनी बड़ी फोम हमारे पास नहीं होती है। ज़्यादातर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या हमारे एक ज़्यादा टुकड़े नहीं होते तो एक दो टुकड़े तो होते ही हैं। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, फेवी बॉन्ड से चिपका सकते हैं। इससे जब कभी भी आप इसके ऊपर कोई भी कपड़ा रख के सिलाई करेंगे तो ये फोम खिसकती नहीं है। और अगर आपको और अच्छा करना है तो चिपकाने के बाद आप इसमें हाथ से कच्चा कर दीजिए। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ज़्यादातर इस जो फेवी बॉन्ड है इसका यूज़ अपने सिलाई के कामों में करती हूँ। और कपड़े को चिपकाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके की ग्लू आती हैं, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और बढ़िया तरह से अपनी किसी भी चीज़ को प्रोफेशनल लुक में बदल सकते हैं। अब देखिए ये फोम चिपक गई है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से कपड़ा रख के सिलाई करूँगी और ये बिल्कुल भी नहीं खिसकने वाली है।
जब कभी भी आप किसी भी कपड़े में अस्तर लगाते हैं, खासकर वो पतला कपड़ा हो जैसे शिफॉन, जॉर्जेट का कपड़ा या कोई दुपट्टा आपका पुराना है, तो उसके नीचे हम लाइनिंग लगाते हैं। लेकिन आप क्या करिए, पहले उस पर प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने से जो हमारा ऊपर का कपड़ा होता है और नीचे जो कॉटन की लाइनिंग होती है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से अटैच हो जाते हैं और आप उसे बिल्कुल बढ़िया तरह से एक बिल्कुल बढ़िया फिनिशिंग के साथ उसमें जो भी चीज़ बनाएंगे अच्छी लगेगी और उसका आउटपुट भी बढ़िया आता है। बहुत पहले मैंने आपको अपने इस पुराने सोफे का एक कवर बनाना सिखाया था। कितना आसान है। एक इलास्टिक लीजिए, किसी भी चीज़ का अगर आप कवर बनाते हैं ना, तो एक बड़ा सा कपड़ा लीजिए और उसके चारों तरफ जो है पूरा आप अच्छी तरह से इलास्टिक लगा लीजिए, थोड़ी सी टाइट, ताकि वो फंस जाए। उसके बाद जिस चीज़ पे भी आपको कवर चढ़ाना है, कवर चढ़ा दीजिए। नीचे से कपड़ा बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा क्योंकि उसमें लगी हुई है इलास्टिक, और अच्छी तरह से हाथों से दबा दीजिए। ये पुराना सोफ़ा आज भी उतना ही अच्छा लगता है, हालांकि इसका अब मेकओवर हो गया है। जीन्स को अक्सर हम फेंक देते हैं, काम की नहीं है, लेकिन इससे इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनती हैं जो इतनी मजबूत होती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सालों तक चलती है। इससे तो मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, ज़्यादातर बैग्स हुए या कुशन कवर्स हुए, यही मैं बनाती हूँ जीन्स से और इसका पूरा यूज़ करती हूँ। मैंने आपको अपने एक पुराने वीडियो में जीन्स से एक बैग बनाना सिखाया था, छोटा सा, जो कि इतना बढ़िया लगता है और आज भी उसमें मेरी छोटी मोटी चीज़ें रखी रहती हैं। और फिनिशिंग देखिए, पेस्टिंग लगने के बाद कितनी बढ़िया आ जाती है। और जो बैग बनाने के स्टेप्स होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर हम बिगनर हैं तो ही हमारी चीज़ें खराब होती हैं। कई बार सिलते सिलते काफ़ी लंबा टाइम भी हो जाता है, तब भी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं बनती। तो मैं तो हमेशा क्या करती हूँ, जब भी कुछ बनाती हूँ ऐसा सोच के बनाती हूँ जैसे कि मैं बिगनर हूँ, और बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कट करना, फैब्रिक को सिलेक्ट करना, पिन्स लगा के इनको जोड़ना, तभी कटिंग करना और तभी मैं सिलती हूँ। जैसे मुझे इस कुशन में फ्रिल लगानी है तो मैं बिल्कुल उतने ही स्टेप से करूँगी जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम किया था, ताकि इसमें कोई भी जो गलती है ना उसकी गुंजाइश ही ना रहे। और हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि ये कुशन मैंने कैसे बनाया है, कुशन कवर, तो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने इसका पूरा एक शॉर्ट बना के डाला हुआ है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जब मैं काम करती हूँ तो लगभग ऐसा होता है कि चीज़ें सही ही बन जाती हैं, और कभी भी मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपने सारे जो 4 स्टेप्स होते हैं उनको एक में कन्वर्ट नहीं करती। जैसे ही इस वाले कुशन कवर में फ्रिल लग जाएगी, हम इसके ऊपर जो है लगाएंगे इसका पीछे वाला पार्ट। तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी कि ये सारी चीजें इकट्ठे सिल लूं, तो हमेशा ऐसे सिलाई करो जैसे आज आप पहली बार ही कर रहे हो। और इस तरह से इन छोटे छोटी चीज़ों से जो आप खुद बनाते हो घर को सजाइए, देखिएगा आपको कम बजट में भी अपने घर को सजाना आ जाएगा, जैसा कि मैं अब तक करती आई थी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसी लगी आपको ये टिप्स ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।